यमुना घाटी, जौनसार, बरौआई, जौनपुर आतिथ्य सत्कार के लिए भी जाना जाता है और अपने खेतीबाड़ी पशुपालन में भी जाना जाता है और रिश्तेदारी के लिए भी बहुत जाना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महासचिव पे लड़ाती थी, तो जौनसार के बच्चों का पी पे यानी प्रेसिडेंट सीट पे बंगाली मोहल्ले को सपोर्ट होता था और जी पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। हाँ, ये है कि मैं एक गायक के रूप में, अच्छा मतलब यानी कि मैं स्टेज में गा नहीं सकता हूँ कि गाड़ी में उसको डाल देते तो देहरादून तक पूरी अखबार की सुर्खियां बनती थी कि अजगर माला जो है अजगर की तरह ही हो। एक विज्ञान का स्टूडेंट और गीत, नृत्य, लेखन, भाषण, सांस्कृतिक परिवेश में जीना कैसे संभव हो। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हमने पहले कहा था कि हम हर हफ्ते एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट काम किए हैं, प्रभावशाली काम किए हैं, जिनकी काम की आज गिनती होती है, जिनकी काम को आज पहचानते हैं, उस काम के बलबूते उनका व्यक्तित्व निखरता है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से जौनसारी जनजाति से लेकर के जितने देश भर की जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल एरिया है, उन सब के लिए काम किया है। उन सब के लिए एक ही काम किया है, उनका कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, उनको एक वो स्थान कैसे मिले जहाँ से उनको देखा जाए। तो उन सब तमाम चीज़ों पे उन्होंने बहुत लंबा काम किया है, अपने जवानी का सारा समय उसमें दिया है। अभी भी जवान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गीताराम गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और बहुत लंबा समय लगा, मैंने आपको बहुत फ़ोन किया, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और आप मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं जी। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के जो बाल्यकाल, आप मेरे बाल सखा हैं, बाल्यकाल के जो संघर्ष हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के साथ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो भी मेरा जीवन रहा है, उसके साक्षी और गवाह के साथ साथ आप चलते फिरते दस्तावेज। पर आज हम पूरे ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं यार कि ये क्या है, मतलब ऐसा और मैं अकेला आदमी जानता हूँ ना, दर्शक देखना चाहते हैं इसके पीछे का राज क्या है। नहीं, बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ में जैसा कि आपने भी संघर्ष किया है, मैं समझता हूं कि आप भी एक बहुत संघर्षशील हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में, यानी कि आप एक मुख्तलिफ की ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति और एक बहुत साधारण परिवार से आप जन्मे और आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, आप एक बहुत बड़ी चिरपरिचित हस्ती बन चुकी हैं। मैं भी आपके नौगांव से अगर शुरू करूंगा, लेकिन अब आज बात मेरी हो रही है। हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो आपने मुझे शुभ अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते कि पहाड़ में जन्म लेना, यानी पहाड़ शब्द का मतलब संघर्ष, यानी बचपन से संघर्ष देखा है। पगडंडियों से चलना, स्कूल जाना, पगडंडियों से चलते उतरते चढ़ते गिरना, बस्ता फिर लेना, तख्ती लेकर के चलना, तो संघर्ष तो बचपन से मतलब यानी कि रग रग में बसा है, तो संघर्ष लगता ही नहीं है, मतलब आदत सी हो गई है। जिस तरह से कहते हैं ना कि एक जख्म है, तो वो जख्म साधारण व्यक्ति को जख्म चोट लगती तो उसको जख्म दर्द होता है, लेकिन पहाड़ी व्यक्ति को यदि चलते फिरते रगड़ लग गई, चोट लग गई, तो वो साधारण तो स्वभाव में हो जाता है उसको सहन करना। क्या बात है। तो संघर्ष आए नहीं आज तक? नहीं, बहुत जख्म आए। अच्छा। जीवन संघर्ष जो अपने आप में ही मैं कहता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गांव में पढ़ते थे, तख्ती लेकर के, कमेड़ा बोलते हैं जिसको लिखने वाला, तख्ती को घोटना, वो एक घास होती थी तो उस घास से उसको साफ करना सुबह शाम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बचपन से ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब संघर्ष होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भान होता है, और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन की पगडंडियों को लांघते हैं, तो धीरे धीरे सब अनुभव भी आता है और आदमी आगे भी बढ़ता है।
तो ये बहुत सारे आज 25 साल से मैं कहूँ तो हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमने बहुत कुछ देखा भी है और महसूस भी किया है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में तो आप जानते हैं कि यमुना घाटी में 2001 से उत्तराखंड, हिमाचल, गढ़वाल, हाँ, कुमाऊं, हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड की हस्तियों को भी हमने लाखा मंडल महोत्सव में उतारा है, हाँ, जिसके आप गवाह हैं। और ऐसा आपको बताऊं, धारचूला, मुंशियारी, उधम सिंह नगर, जौलजीबी, पिथौरागढ़ के सांस्कृतिक कलाकार, छोलिया नृत्य और राजी जनजाति यानी कि उत्तराखंड में निवास कर रही 5 जनजाति की जो लोक संस्कृति है उसको संरक्षित करना, देश और दुनिया तक उसको पहुंचाना और जनजातियों के बारे में जो भ्रांति है उनको दूर करने का बीड़ा हमने उठाया और एक हद तक हम सफल भी हुए। जहां जनजातियों को लेकर की एक भ्रांतियां रहती हमारे रीति रिवाज, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज भी यदि कहीं लोक संस्कृति बची है तो हमारे जनजातियों में बची है। और हम जनजाति के लोग जो हैं वो सीमाओं के सजग प्रहरी हैं। यह आज हमारी जो सीमाएं आज जो सुरक्षित है उसके लिए भी जनजाति ही क्या बात है, मुख्य कारण है। फिर वापस थोड़ा सा कि एक विज्ञान का स्टूडेंट और गीत, नृत्य, लेखन, भाषण, सांस्कृतिक परिवेश में जीना कैसे संभव हो पाए। तो विज्ञान का स्टूडेंट है, विज्ञान का छात्र है, तो आविष्कार जैसी चीज़ों में और इन सब चीज़ों पे पूजा पाठ, संस्कृति, साहित्य की ओर कैसे, मतलब ये क्या कोई घटना है ऐसी? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आपको जानकारी भी है, मैं बीएससी CBZ से फर्स्ट क्लास हूँ जी। DAV PG में जब हम पढ़ने आए तो क्या है कि DAV PG का छात्र संघ समारोह होता है। अच्छा। और उस समारोह में यूनियन वीक, तो हम जब BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे अच्छा। तो हमने यूनियन वीक क्या है हम उसको जानते भी नहीं थे। अच्छा। और मैक्सिमम जौनसार बावर का जनजाति का क्षेत्र, यहाँ पर 3 से 4 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते थे तब। अच्छा। 3 से 4, क्योंकि तब डाकबतर डिग्री कॉलेज नहीं था, आपके नैनबाग डिग्री कॉलेज नहीं था, नौगांव भी नहीं था, पुरोला भी नहीं था, चक्रोता भी नहीं था। तो मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार नॉर्मल, मतलब BA फर्स्ट ईयर में इतने एडमिशन इंटर से पढ़ के वहाँ बच्चे आते थे। यूनियन वीक में हमने देखा कि बड़ा पांडाल लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है। और मतलब यानी कि उस समय तो टीवी के प्रोग्राम भी, हम चित्रार आती थी तो देखने जाते थे छुप छुप के, अपने घर में टीवी नहीं हो तो दूसरे घर में, दोस्त के घर में, पड़ोसी घर में जाते थे। ऐसा भी हमने समय देखा। और प्रेम पंचोली जी, यूनियन वीक से मेरे अंदर प्रेरणा आई। मैंने बोला जब DAV PG कॉलेज के अंदर एक कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो सकता है, तो आध्यात्मिक शिव नगरी, चूंकि मैं लाखा मंडल का मूल निवासी और शिव मंदिर के जो पुजारी हैं उन परिवारों से मैं हूँ। क्या बात है। यानी कि वहाँ पर हम पुजारी परिवार से आते हैं और वो एक शिव की आध्यात्मिक और धार्मिक ऐतिहासिक ऐसा मोनूमेंट है। तो मैंने कहा लाखा मंडल से क्यों नहीं एक लोक संस्कृति का आगाज किया जाए। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कृति भी साइंस है। अच्छा। अब आप बोलोगे कैसे? आप ही ने बोल दिया। बिल्कुल। संस्कृति देखिए, जिस तरह से बल्ब को जला करके, जैसे बल्ब को जलाना उसको आपको स्विच दबाना होगा। तो उसको फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दूध से दही बनाना उसको केमिस्ट्री कहते हैं। और माचिस है, तो माचिस से आप पूरे जंगल, पूरे शहर को एक तिल्ली से आप पूरा वो जला सकते हैं। लेकिन संस्कृति की ऐसी धुन है कि यदि किसी दुनिया के किसी भी कोने में यदि आपके कर्ण तक आपकी आवाज आएगी, संस्कृति और संगीत एक ऐसी साइंस है कि आप
उस आवाज को ढूंढेंगे और एक आविष्कार होगा, अपनी जगह का परिवर्तन करके आप वहां पहुंचेंगे और उस कि जो संगीत की जो धुन है उसमें आप लयबद्ध होकर के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी। शांति मिलेगी और आप एक पल में जीवन में जो आपके अनुभव है, आप कष्ट में हैं, सुख में हैं, दुख में, आप उन सबको त्याग करके वहां पर चले जाएंगे और उस संस्कृति में रम जाएंगे, उसका आनंद लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यदि स्विच दबाओगे तो अंधेरा, बल्ब जलेगा, अंधेरा भागेगा। उसी तरह आप अपनी सारी चीजों को छोड़ करके संस्कृति जगत में चले जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ सब स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं कह सकता हूँ वहां ना कोई राजनीति है, वहां ना कोई भेद है, ना ऊंच का ना नीच का, सब समान। संस्कृति एक ऐसा व्यापक विषय है, एक ऐसा शब्द है जहाँ पे सब है, ना बड़ा है ना छोटा है। यदि वो संस्कृति बड़े को नचा सकती है तो छोटे छोटे को भी थिरकने में मजबूर करती है। और उसके लिए कोई जाति, पंथ, धर्म, कोई भेद नहीं है उसके लिए। तो संस्कृति अपने आप में एक साइंस है। क्योंकि मैं तो CBZ से फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ। मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, हाँ। जूलॉजी भी पढ़ी है। तो इस शांति के तलाश में, मतलब जहाँ शांति हो, जहाँ हिंसा न हो, अहिंसा हो, वो संगीत है, वो नृत्य है, वो गीत है। वापस थोड़ा सा वो आपने पहले बोला था ना, हमारे दर्शक जरा जिज्ञासा बनी हुई है कि जख्म बहुत हुए, मलहम पट्टी लगाए शायद लोगों ने, कहाँ कहाँ मलहम पट्टी लगी है? देखिए क्या जख्म था, एक दो तो सुनाई दीजिए, मतलब किस तरह के जख्म थे? नहीं, जख्म ये था कि देखिए, अब आप जानते हैं मेरे पिताजी, मैं मेरी पृष्ठभूमि एक ब्राह्मण परिवार से, जो पूजा पाठ वाले और छोटी मोटी खेती करते हैं। लाखा मंडल में जो है अपना जन्म हुआ और मेरे पिताजी छोटे किसान थे और बाकी पुजारी पूजा पाठ का काम करते हैं। अब जब हम पढ़ने गए तो आसपास डिग्री कॉलेज की से पूर्व बात हो रही थी, लेकिन आसपास नौगांव के अलावा इंटर कॉलेज नहीं था? इंटर कॉलेज नहीं था। अच्छा, हाई स्कूल तक भी नहीं होगा? हाई स्कूल भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे, यानी कि अब आप बताइए 86-87 की बात होगी। हाँ। जब हमने कक्षा 8 पास किया, 87-88 की बात है। 88। हाँ, तो तब नौगांव में भोला दत्त नौटियाल जी, मेरे ताऊजी, जो दौलत राम रवाल्टा जी के सुपुत्र थे, बिल्कुल, वो मेरे पिताजी के मामा है, यानी मेरे पिताजी दौलत राम रवाल्टा जी के भांजे, कैलाश भांजे। क्या बात। तो मुझे उनके यहाँ भेज दिया। हाँ। अब उनके यहाँ जब मैं गया तो जहाँ मुझे रूटीन में 2-4 घंटे पढ़ाई करनी थी, वहाँ रिश्तेदारी, आप जानते हैं हमारा पूरा यमुना घाटी, जौनसार, बरौआई, जौनपुर आतिथ्य सत्कार के लिए भी जाना जाता है और अपने खेतीबाड़ी पशुपालन में भी जाना जाता है और रिश्तेदारी के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ मुझे पढ़ना था वहाँ मुझे, जो उनकी दूध की डेयरी थी, तो दूध की डेयरी में मुझे ताऊजी के साथ जाना पड़ता था सुबह, और जब दूध आता था उसको डिवाइड करना था। और कभी कभार जो है वहाँ पे चाय पीने के लिए भी आते थे, मेन नौगांव चौराहे में। हाँ, नौटियाल स्वीट शॉप। हाँ। और वहाँ बड़कोट के लिए जो रोड जा रही, बड़कोट के किनारे में हाँ। चाय भी बनानी पड़ती थी। हाँ। लेकिन बीच में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी माताजी की स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ, तो माताजी नौगांव आई थी डॉक्टर पे, दांत में दर्द था शायद उनके, और माताजी ने मुझे चाय बनाते देख लिया। और एक माँ के रूप में, आप जानते हैं, माँ को वो बड़ी वेदना लगी, उन्होंने मुझे देखा। और उसी दौरान क्या हुआ कि ताऊजी ने मुझे, एक ताऊजी के मित्र थे, जैसे कि आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में कि दुकान वाले सबको पहचानते, चूंकि मैं तो पढ़ने गया था, मैं किसी को जानता नहीं था। अब जानता नहीं था तो ताऊजी आए, उनके एक मित्र थे, तो उन्होंने बिस्किट का डब्बा खोला और बिस्किट लेके अपने बच्चे को भी दे दिया और खुद भी खाने लग गए। और तब तक वह चाय उबल रही थी। अच्छा। मैंने उनको टोका। अच्छा। मैं कहा, अंकल जी, हाँ, ये बिस्किट का पैसा दे दो। हाँ। तो ताऊजी दोनों बात पे नाराज हुए, क्योंकि तब तक वो चाय भी उबल गई और उनके दोस्त को भी मैंने टोका, मुझे मालूम नहीं था। चाय बाहर आ गई। तो ताऊजी ने वहीं पर मुझे एक चांटा मार दिया। अच्छा। और मेरी माँ वहाँ बैठी थी, मेरी माँ भी चाय पी रही थी। मेरी माताजी ने चाय नहीं पी,
मतलब चाय वहीं रह गई, क्योंकि वो एक रिश्तेदारी में बड़े ओहदे पे थे। आज तो है नहीं इस दुनिया में, आदरणीय ताऊ जी, भोला दत्त नौटियाल जी। तो माँ जी जब वापस गई तो अगले सुबह पिताजी आए और मुझे छात्रावास में रख दिया। तो वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा जख्म था कि मतलब मेरे जीवन में ऐसा एक दुख भरा समय था कि ताऊ जी मुझे अपने बच्चे की तरह मानते थे, और उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं अपने बच्चे को डांट रहा हूँ या उन्होंने मुझे मारा, इस बात का बुरा नहीं लगा। मेरी माँ ने मुझे हाँ, उनको लगा चाटा खाते देखा तो मुझे महसूस हुआ। फिर मुझे लगा कि यार यदि मेरे माता पिताजी एक साधारण किसान ना होते, मेरे माता पिता थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम होते, तो मुझे रिश्तेदारी में नहीं भेजते, पहले ही भेज देते। मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजते। बोर्डिंग स्कूल में भेजते तो कहीं कमरे के किराए, क्योंकि उस समय ये स्थिति थी कि 500-600 रुपए, 200-500 रुपए कमरे का किराया भी नहीं दे पाते थे। बहुत मुश्किल। हमारे यहाँ घी होता था, मक्का होता था, अनाज होता था, क्योंकि अपनी खेतों में सब होता था, नमक के अलावा कोई चीजें नहीं। तो वहीं से आर्थिक थपेड़े, फिर छात्रावास में चले गया मैं। और छात्रावास में एक कमरे में 5-7 बच्चे। हाँ। अब उन 5-7 बच्चों में अब एक, आप बताइए 9th-10th का बच्चा क्या उम्र रहती है। बिल्कुल। तो उस उम्र में आदमी क्या पढ़ेगा, एक ऐसी अलड़ उम्र सी होती है जिसमें ना कोई गुरु होता, ना कोई मार्गदर्शन होता। हाँ। और किशोर अवस्था जो है, जो एक लड़कपन होता है, और जो किशोर अवस्था के वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उन बच्चों के साथ कभी कबड्डी खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, कहीं नदी में नहाने जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। यानी कोई मार्गदर्शक की जो एक ताऊ जी के साथ परिवार में रहता, तो वहाँ मार्गदर्शक। हाँ। उसने चौराहे पे चांटा खाया है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब कहीं ना कहीं परिवार की आर्थिकी जो है वो मेरी पढ़ाई पे अड़चन पैदा कर रही है। तो मैं छात्रावास चले गया था। तो ये भी अपने आप में एक जख्म है। फिर किस तरह से फिर? उसके बाद फिर छात्रावास में रहे। फिर छात्रावास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून आ गए, क्योंकि कथा तो बड़ी है, आपका इंटरव्यू का एक निर्धारित समय है, और यदि मैं और आप अपनी कथा व्यथा अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय की भी बाध्यता। नहीं। फिर उसके बाद हम आप खुल करके बोलिए। हाँ, तो उसके बाद पिताजी आलू की खेती होती थी, आपको पता ही है। आलू का हमारे यहाँ सीजन होता था उस समय। अब टमाटर वगैरह तो अब आने लगे कैश क्रॉप, लेकिन मेन आलू, अरवी, यही मतलब जो है। तो पिताजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उससे खर्चा चलता था। उससे खर्चा चलता था। फिर उस समय सारे भाई छोटे थे तो मैं बड़ा था, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरा हर महीने 3-4 हज़ार का जो खर्चा, 5 हज़ार का खर्चा, वो पिताजी ने कड़ी मेहनत करके। बिल्कुल। और अपने कभी बोलते हैं ना वो माल्टा जिसको बोलते हैं, या हमारे यहाँ आमील बोलते हैं, या बड़ा नींबू जिसको बोलते हैं, वो बेचना, नारंगी बेचना। और अपने जो कभी कभी अनाज भी बेचना, ज़्यादा मात्रा में होता था, चौलाई बेचना, और अपना मक्का बेचना, और यानी कि अमरूद भी कुछ होते थे तो वो भी बेचते थे। तो और बाकी खेतीबाड़ी इस तरह से आगे खर्चा। इस तरह से आगे पढ़ाई करते करते। तो डीएवी कॉलेज में छात्र नेता के रूप में किस तरह से गीताराम गौड़ को कोई टाइम ही नहीं मिला था, या आपको कोई जगह नहीं मिली वहाँ पर, या किस तरह से इस बैकग्राउंड से जब आते हैं? तो डीएवी कॉलेज का तो बड़ा उस तरह का था कि अब आप ये देखिए कि जख्म जो होते हैं, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है। आप ये देखिए देहरादून में ST SC के लिए यहाँ छात्रावास है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पर छात्रावास में नहीं रहा। अच्छा। वो इंसिडेंट
अच्छा, वो था दिमाग में था कि ना रिश्तेदार के यहाँ रहना है हाँ, और ना छात्रावास में रहना है, क्योंकि छात्रावास में कंबाइंड बच्चे रहते तो पढ़ाई होती नहीं, हाँ। वो दंडबाजी हो रही तो दंडबाजी हो रही है, खिचड़ी बना रहे तो खिचड़ी, और आपस में लड़ भी रहे उस उम्र में, हाँ 13-14 की उम्र में, तो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महसूस हो गया था। तो मैं यहाँ पर जब आया इंटर करके, तो जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जैसा मैंने कहा कि यूनियन बिक से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि उस समय दिल्ली से मुंबई से स्टेज शो करने आते थे। तो आपको स्टेज नहीं मिला वहाँ? नहीं, स्टेज का तो सवाल ही नहीं है, तो स्टेज ही देखा पहली बार। अच्छा, प्रेरणा ये हुई कि क्या इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ अच्छा, हो सकता अच्छा। है हाँ। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ यानी मतलब कि ही नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रेरणा है वो मुझे यूनियन बिग से मिली। अच्छा, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया तो अपने जौनसार बावर के लड़के 5 सीमेंट रोड चावला स्वीट शॉप के पीछे किराए में रहते थे। हाँ। मैंने वहीं पर मानसिंह वाला में एक छोटा सा कमरा, उस समय 500 रुपये हाँ, किराया था। अच्छा, 500 छोटा सा कमरा था, जिसमें एक चारपाई आ जाए, एक टेबल आ जाए और एक कुर्सी आ जाए, और अपना कोने पे अपना वो स्टोव और प्रेशर, हाँ उसी में बनाना, उसी में रहना। स्टोव में बना था? मिट्टी का तेल? हाँ, मिट्टी का तेल मिल जाता था। हाँ, उस समय मिट्टी के तेल की तो लंबी दुकानें लगती थी। अच्छा। लंबी लाइनें होती थी मिट्टी के तेल की। तो यहाँ मानसिंह वाला में रहना हुआ। अब हुआ क्या कि छात्रावास अपने जौनसार बार के लोग हैं तो उनसे जान पहचान हो गई। जान पहचान हो गई तो एक बार छात्रावास में हम गए थे तो वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अच्छा। और जौनसार बावर के जो लड़के हैं, गांगरों के नाम बताऊंगा तो आज वो टीचर हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। गांगरों का एक मेरा मित्र था, मेरा मित्र क्या, वो मित्रों के मित्र थे। तो मैं और अमर सिंह चौहान कुन्ना के, मेरे मामा कोट के हैं, और एक सरदार सिंह चौहान सिलामू के, हम लोग 3 लोग छात्रावास में मिलने गए थे। वहाँ सिलामू, डामठा बेल्ट, कोटा, तपलाड़ और यानी कि क्वासी क्षेत्र के बहुत बच्चे छात्रावास में रहते थे। और ये कालसी ब्लॉक के थे, मतलब कि बता देता हूँ मैं नाम, गंभीर भाई थे अपने। तो उनके साथ कुछ छोटमलपुर के लड़के भी यहाँ पे रहते थे। अच्छा, किराए में। अच्छा। उनका एक झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो जैसे गांव में होता ही है, गांव में झगड़ा होता तो बीच बिचाव में बिना पूछे, हमारे गांव की रीत है, परंपरा, छुड़ा देते हैं। हाँ, हम छुड़ाने के बहाने गए। अच्छा, हमें क्या पता कि वो सोच रहे कि इनके बदले आए, लड़ाई में आ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। छोटमलपुर वाले? हाँ, जो बाहर के लड़के अच्छा। थे, कुछ डीएल रोड के लड़के थे, हाँ। कुछ छोटमलपुर के थे, हाँ। वो बड़े लड़के भी थे, और कुछ हमारे कंदाड़ वहाँ के भी लड़के थे, बावर त्यूनी के भी लड़के थे। अच्छा। और वहाँ मतलब एक किस्म से जौनसार वर्सेस छोटमलपुर और डीएल रोड हो गया। तो हम लोग तो पहाड़ के ही हैं, 2-4 चीज़ों, लट्ठों से या चोटों से तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो हमने उनकी खूब उधर मिल करके जवाब सारे दे जौनसार के बच्चे, क्योंकि मैं आगे हुआ तो उनको सारा लग गया। तो मेरे से, मैं तो हाइट में छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने आप में कराटे ब्राउन बेल्ट हूँ। अच्छा, मैं कराटे जुडो कराटे? हाँ, अच्छा। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। तो मैंने भी जब मारा उनको तो उन मेरे जौनसार बावर त्यूनी के बच्चों में भी जोश आ गया, वो और ताकतवर थे मुझसे। उन्होंने भी, उन्हें 25-30 हम हो गए थे और ऐसे ही वो थे, करारा जवाब दे दिया। तो उनको करारा जवाब दिया। तो वहाँ ये नतीजा हुआ कि वो एक लाइन खींच गई, पुलिस चौकी गए लोग, वो बहुत सारे चोटें भी आई। अच्छा। उनके बच्चों को बहुत चोटें आई। तो उस समय ये हुआ कि 2001 की बात है ये। अच्छा, तो ये 2001 की बात, 2001 की बात है ये। तो उस समय जो है फिर अब लाइन बना दी थी पुलिस वालों ने कि एक तरफ ये लोग रहेंगे, डीएल रोड और प्लेन के बच्चे, छोटमलपुर वगैरह के बच्चे भी तब यहाँ पढ़ते, उधर भी डिग्री कॉलेज नहीं था। हाँ, और बाकी जौनसारी जनजाति के या जौनसार बावर के शेड्यूल कास्ट, SC, ST, SC के जो बच्चे वो एक साइड रहेंगे। तो ऐसे ही चुनाव आ गया डीएवी कॉलेज का, जौनसार बावर छात्र संघ का चुनाव। अच्छा। चुनाव आ गया तो उन्होंने सबने कहा भाई आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा। तो फिर छात्र राजनीति में ऐसा आना हुआ, बच्चों ने जौनसार बावर छात्र संघ का चुनाव लड़ाया। बस फिर उसके बाद बच्चों के एडमिशन करना,
बच्चों के दसमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष करना और पुतला दहन करना। तो यानी कि डीएवी कॉलेज में जो ये छात्रों का एक जो संघर्ष था उसमें भी रहने का अच्छा अनुभव है। तो मतलब डीएवी कॉलेज का जो छात्र नेता है, एक राजनीतिक वर्कशॉप कह सकते हैं उसको। हाँ जी, बिल्कुल है। वो राजनीति की मात्र शाखा कह सकते हैं डीएवी। तो आपको किसी संगठन से जुड़ने का मौका नहीं मिला, कांग्रेस, भाजपा या नहीं? मैं भाजपा के जो छात्रों के लिए जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, नहीं, उस समय क्या बोल नेशनल स्टूडेंट यूनियन, उस समय एबीवीपी का इतना बड़ा प्रभाव नहीं था। हाँ। या कांग्रेस का था, ये 98, 99 और 2000 की बात बोल रहा हूँ मैं। 98, 99, 2000 की बात बोल रहा हूँ। लेकिन उस समय बंगाली मोहल्ला बहुत प्रभावशाली था। अच्छा। अजय सूद जो फुटबॉल के कोच थे, आज भी वो बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं और छात्रों के एक बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं। अच्छा। और आज भी अजय सूद का पूरे देहरादून के अंदर अच्छा नाम है और शायद अभी वो बसपा से भी वो एक बार चुनाव लड़े हैं और छात्रों के हित के लिए और ओएनजीसी में फुटबॉलर के खिलाड़ी रहे। अच्छा। उनका सानिध्य मुझे मिला और मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। अच्छा। और बंगाली मोहल्ला को हमारा जौनसार का जो बच्चा था, अजीत रावत जी हमारे समय जीते और हमारे समय जो है कि उसका नाम वीरेंद्र पोखरियाल वगैरह तो बहुत पहले के हैं। तो अजीत रावत और ये सारे, जैसे लेखराज जी भी चुनाव लड़े थे, वो बने थे, लेखराज जी बने थे एसएफआई से। लेकिन वहाँ उस समय एसएफआई तो पहले से संघर्ष कर रही थी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और एबीवीपी वो महासचिव पे लड़ाती थी। अच्छा। 2000 से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महासचिव पे लड़ाती थी। तो जौनसार के बच्चों का पी पे यानी प्रेसिडेंट सीट पे बंगाली मोहल्ले को सपोर्ट होता था और जी पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। अच्छा। हाँ, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तब धर्मपाल जी, आज धर्मपाल जी थे यहाँ के प्रभारी एबीवीपी के, आज वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भाजपा के संगठन मंत्री हैं। अच्छा। और डॉक्टर धन सिंह राव जी जो आज उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, वो उस समय उनके धर्मपाल जी के बाद वो एबीवीपी के इंचार्ज बने हैं। अच्छा। तो इन लोगों से दोस्ती हो गई? दोस्ती नहीं हो गई, ये सेफाई से नहीं हुई, ये इंचार्ज कांग्रेस के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, वो बंगाली मोहल्ले का और जो एबीवीपी का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। अच्छा। कि जी पे उधर और पी पे इधर, तो इस नाते कभी कभार नमस्ते हो जाती थी। और क्योंकि मैं भाजपा से भी दोस्ती यही कारण नहीं, भाजपा की दोस्ती का दूसरी कहानी है। अच्छा। तो अभी एबीवीपी कार्यालय भी चले जाते थे तो वहाँ जान पे नमस्ते होती थी। और छात्र जीवन में मेरा ये रहा कि मैं कभी भी किसी भी मोर्चे पे जब मैं जाता था तो मैं पीछे तो रहने का कोई सवाल नहीं है। तो कांग्रेस उस समय कांग्रेस की चलती, कांग्रेस की नया कांग्रेस एनएसवाई भी उस समय इतना प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि कुलदीप भाई साहब जो हैं, कुलदीप कुमार जी बीच में एबीवीपी बीजेपी में आ गए थे, फिर वापस चले गए। कुलदीप कुमार कुल्लड़ करके निकनेम था। 5 बार लड़े हो, 5-6 बार। नहीं, तो उस समय कांग्रेस चलती थी, जैसे आप उभर रहे थे एक पूरी बेल्ट से, यमुना घाटी, जौनसार, बाबर, रवाई, जौनपुर से, तो उन्होंने बोला नहीं गीताराम गौड़ कांग्रेस ज्वाइन कर दो ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, अब 2002 में जब पंचायत इसके विधानसभा के चुनाव आए तो वही कारण था। मैं बंगाली मोहल्ला प्लस एबीवीपी के उससे जो है मिलना जुलना और कार्यक्रमों में सहभागिता करना, यानी छात्रों के संघर्ष के लिए एबीवीपी हमेशा संघर्ष करती थी तो हमें बुला लेते थे। और ऐसा होता है कि जैसे मुझे आज आपने बुला दिया, तो अब आज तो आपने बुला दिया, फिर किसी मुद्दे भी फिर आप बुलाओगे तो मुझे आना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारों से और राष्ट्रवादी सोच से प्रभावित होते हुए, और उस समय वाजपेयी जी का जबरदस्त उफान पे थे वाजपेयी जी 99-2000 में। तो वाजपेयी जी के विचारों से उत्प्रोत होते हुए और राष्ट्रीय जो भारत के हित के लिए और भारत माता के यश गान के लिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में जब जाना होता था, संघर्ष
होते थे, छात्र हितों के लिए संघर्ष होते, तो उनसे सबसे प्रेरित होकर के 2002 का जो पहला चुनाव हुआ उस पे चक्राता प्रत्याशी जो उस समय जिनको टिकट मिला था, आदरणीय माननीय मूर्त राम शर्मा जी, पंडित शिवराम जी जो आंसू कवि, प्रथम आंसू कवि जौनसार बावर के, और बहुत ही लोकप्रिय जिन्हें कह सकते हैं, वो जन नेता भी थे, एक जन कवि भी थे, और बहुत बड़े गरीबों के मसीहा भी थे। उनके सुपुत्र मूर्तराम शर्मा जी के साथ 2002 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके साथ चुनाव में लग गए। उस समय इतना सब नहीं था कि राजनीति करनी है, पर तब से अब तक भाजपा को आप स्वीकार कर दिया है। और 2002 में उनके साथ सक्रिय रूप से लग गए। आज भी सक्रिय हैं। और आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी में 20-22 साल पूरे पदों पर रहते हुए बिल्कुल अपना जीवन हुआ है, और तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता के रूप में बिल्कुल। ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि। फिर वापस जाते हैं जब 2001 में लाखा मंडल महोत्सव, जो आपने उसका अलग नाम भी कुछ और दिया होगा, तो कैसे हुआ? मतलब जब आपने को लगा कि यार जब डीएवी कॉलेज में इतना बड़ा स्टेज बन सकता है तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? वही प्रेरणा का तो वो जरा वो अनुभव सुना दीजिए। उसमें क्या हुआ प्रेम भाई, 2001 में हमने मन में ठान लिया कि लाखा मंडल में कार्यक्रम करना है, और कार्यक्रम में जैसा भी हो, जितने भी संसाधन हो, उस रूप में कार्यक्रम करना है। अब पैसा कहाँ से आए, उसका एक लेआउट क्या होगा, रास्ता क्या होगा। तो हमारे यहाँ उस दौरान आप सब जानते हैं लाखा मंडल के थोड़े पूरे प्रसिद्ध हैं भोलेनाथ जी के। तो जब बीसू मेला होता था, जिसको कि जौनसार बावर में बीसू मेले के भी नाम से जानते हैं, बैसाखी के नाम से भी जानते हैं, तो बैसाख के महीने थोड़े जब होते हैं 14, 15, 16 और 17 अप्रैल में तो उस दौरान रामलीला भी होती थी। तो लाखा मंडल में रामलीला का आयोजन हुआ। मैंने गांव के लोगों से बात करी कि दिन भर जो हम अपने नृत्य और वो करते हैं, रात को रामलीला करते हैं, तो क्यों ना हम एक स्टेज शो करें। अच्छा। तो सबने सहमति दी कि ठीक है, 14, 15 तो हमारा बीसू होता है, फिर 15 को थोड़े होते हैं, 16, 17 में अब हमारी जो शेरा की जो जातर है वो होती नहीं है, क्योंकि वहाँ एक झगड़ा हो गया था बहुत बड़ा, तो कई मुकदमे लोगों में हुए, तब से तो वो मेला नहीं होता था। तो आप 16, 17 में आप कार्यक्रम रख सकते हैं। तो हमने 16 भी बिट थोड़े होते हैं, उसमें भी कुछ लोग कहने थे भाई आज तो हमारी मेहमान चले जाते हैं, 14, 15 को जो मेहमान आते हैं वो मेहमान अपने 16, 17 तक रहते हैं। उस समय सड़कें नहीं होती थी, लोग टिकते नहीं थे। तो इस तरह से वहाँ पर ये शुरुआत हुई। 17 से 17, 18, 19 3 दिन का कार्यक्रम हमने शुरू किया, और वो शुरू ऐसे किया कि रात को रामलीला स्टेज बना हुआ था, दिन में उसमें स्टेज शो करते थे। वाह। तो जो 3-4 हजार उस स्टेज का आता था वो मुझे रामलीला कमेटी को देना होता था। तो रामलीला कमेटी को भी आसानी हो जाती थी, स्टेज का पैसा तो गांव का वहां से आ गया। सामगिरी गांव की अपनी होती थी रामलीला कमेटी, आपको पता है प्रत्येक गांव में, पहाड़ों में इस तरह से समन्वय बनाया है। और वही कोऑपरेटिव सहकारिता की जो भावना है। अच्छा। गांव वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हमारा तो फायदा हो रहा है, दिन में स्टेज शो भी देखने को मिलेगा, रात को रामलीला, और आर्थिक रूप से भी हमको थोड़ा सारा लगेगा। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और धीरे 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 2001, 2002, 2003 और मतलब भीड़ बढ़ती गई, बड़े बड़े कलाकार आते गए। मैं कह सकता हूँ कि जौनसार का, गढ़वाल का, कुमाऊं का कोई ऐसा कलाकार नहीं है। अगर मैं नाम गिनाऊं, नरेंद्र सिंह नेगी, ये से लेकर जेड तक, पवनदीप राजन तक और जुबिन नौटियाल, यानी हंसराज रघुवंशी, ये तो हमारे वो बच्चे हैं जो पहाड़ के ही हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे छा रखे हैं। और मीना राणा, यानी कि सुरेश मनमौजी भटाड़ के, और यहाँ की हमारे आपके क्षेत्र के, और अपने बेसारी जी आपके यहाँ के, और महेंद्र चौहान,
सभी बोल सकते मतलब हैं। मैं आप नाम गिनाना चाहूंगा, आप स्वयं 2002 में याद करो, आप लाखा मंडल में आप चलो खैर। एक दल आया था। अच्छा ये बताओ कि लाखा मंडल के क्षेत्र के लोग कहते हैं कि उसको शुद्ध गीत जादू ना लगाए, सारे गीत वाले यहाँ बुला दे। नहीं, वो गलत है। देखिए, मैं एक गीताराम गौड़ को गीत लगाना आता नहीं है, लेकिन सबको यहाँ बुला देता है, पता नहीं क्या करता है। ऐसा उनका कहना गलत है। अच्छा, मेरे अंदर अगर संगीत और संस्कृति नहीं होती तो जिस व्यक्ति को गीत लगाना नहीं आता, हाँ। जिस व्यक्ति को संस्कृति के बारे में वो कैसे स्पंदन ना हो, वो कैसे इतने बड़े आयोजन कर सकता है। हाँ, ये है कि मैं एक गायक के रूप में, अच्छा मतलब यानी कि मैं स्टेज में गा नहीं सकता हूँ। हाँ। मैंने गाया नहीं है और ना ही मैंने कभी कोशिश की, क्योंकि अगर मैं खुद गाऊंगा तो दूसरे को कैसे गाऊंगा। हाँ, यदि मैं स्वयं गाऊंगा तो दूसरे की जो प्रतिभाएं हैं हाँ। उनको कैसे निखारूंगा। फिर तो मैं ही प्रयास करता रहूंगा। जैसे एक प्रोग्राम आता बच्चों का, मैं हूँ जियान, फिर आपने भी फोन करना, गाता मुझे रहता बुलाओ, है, मुझे उससे बुलाओ। सारे लोग बोर हो जाते हैं। तो गायकी के क्षेत्र में ऐसा नहीं, मुझे गीत संगीत याद है, मैं लिखता भी हूँ, मुझे बोल भी आते हैं, ऐसा नहीं। मैं कभी कभार जो सामूहिक जो गान होते हैं उसमें भी आगे नृत्य भी करता हूँ, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस या गाना ये मैंने कभी किया नहीं। और ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, करवाना आता है। करवाना नहीं, मेरा उद्देश्य यही था कि स्टेज शो हो और हमारे क्षेत्र की जो लोक प्रतिभाएं संस्कृति प्रतिभाएं वो निखरे। हाँ। अगर एक मुख्य आयोजक ही मंच पे नाचने लग जाए तो फिर औरों को मौका कहाँ मिलेगा। अच्छा, इसका आउटपुट क्या कहेंगे हम 25 साल का? देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और समय भी हो रहा है, आप उस क्षेत्र के ही हैं। आर्थिकी पर, बाजार पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अच्छा। लाखा मंडल में जब ये आयोजन होता है तो 4 दिन औसतन जो है, कुछ नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार कार्यक्रम होता है, तो 15 से 20 हजार लोगों का आवागमन होता है। हाँ, एक छोटी सी जगह है, अब तो बड़ी हो गई है, 15-20 दुकानें। इन 20 वर्षों की बात बता रहा हूँ। तो साधारणतः एक दुकानदार, आप पता भी कर लें, यदि उसकी 2000, 5000 की, 2000, 3000 की बिक्री होती है पूरे महीने भर, हाँ। गांव में कौन खरीदता है? आपको तो पता है, बीड़ी के अलावा, तंबाकू के अलावा कौन खरीद रहा है वहाँ पे? राशन सबका अपना होता है, खेती बाड़ी लोग करते हैं। होगा, बड़ा मोटा सामान तो देहरादून से चले जाता है। सीमेंट और सरिया तो वहाँ बिकता नहीं था। चाय हो गई, बिस्किट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब खाना हो गया, ऑमलेट बना लिया। अब मैं एक चाय हो गई, ये बंद मक्खन हो गया, बंद मलाई हो गई, छोटे चीजें हैं। लेकिन जब मेले होते तो लोग सामान भरते हैं। पेठा आ गया, खोपा, उस समय बहुत हमारे यहाँ खोपा किसी को देते थे, गिफ्ट भी। नारियल खोपा जिसको बोलते हैं, कोकोनट, यदि आपको मैंने दे दिया तो बड़ा खुश होता था, खोपे को बहुत पसंद करता। हाँ। याद होगा आपको मेले में। तो जब मेले में जब गिफ्ट देते थे आते जाते तो खोपा दिया जाता था। तो खोपा लाते थे लोग, मिठाई बनाते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले मतलब कार्यक्रम के दौरान लाखा मंडल महोत्सव, पहले उसका नाम था पर्वतीय सांस्कृतिक विश्व महोत्सव। अच्छा। आपने पहले कहा। अच्छा। पहले उसका नाम था पर्वतीय सांस्कृतिक विश्व महोत्सव। और बहुत व्यापक स्तर पे धीरे धीरे वो इतना बड़ा 2006-07 के बाद तो उसने हजारों लोग उसमें आने लग गए। यानी कि कोश्यारी जी हेलीकॉप्टर से 2009 में आए वहाँ पे, सारे मुख्यमंत्री आए। हाँ सारे। लेकिन अब राजनीति की बात नहीं करूंगा। निशंक जी, कोश्यारी जी, हरबंश कपूर जी, नहीं उनसे परहेज नहीं, प्रकाश पंत जी आए, सब प्रकाश पंत जी आए, बोल सकते हैं। और प्रकाश पंत जी जो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े विद्वान, संसदीय ज्ञान के परंपरा के बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी है। आज है नहीं कैबिनेट मंत्री, यानी कि निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक जी, बहुत ही लोकप्रिय नेता, वो आए। भगत सिंह कोश्यारी जी, और हमारे उत्तराखंड भाजपा के ऐसे भगत दा के साथ साथ बिशन सिंह चुफाल, बहुत लोग आए। यानी कि प्रेमचंद जी जो अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं, अजय भट्ट जी, सभी अजय टमटा जी, मतलब मैं सबके, अपने माननीय नरेश बंसल जी, ऐसे संगठन और सरकार भाजपा के कोई ऐसे मंत्री विधायक नहीं है, धन सिंह राव जी, जो लाखा मंडल महोत्सव, जो आज उसका नाम लाखा मंडल महोत्सव है, हमने सुना पहले पर्वतीय सांस्कृतिक विश्व महोत्सव। नारायण तिवारी जी भी आए थे। नारायण तिवारी जी पूरे 24 गाँव ने 2006 में, अच्छा, जून में,
आए थे वो, हाँ। 2006 में आए थे। हाँ, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन उसमें प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस की उस समय गवर्नमेंट थी और प्रीतम सिंह जी मंत्री थे, तब वो कार्यक्रम पूरे खत बंदूर वो पर आपका लोगों ने सहयोग लिया? हमने सहयोग करा उसमें। हाँ। गांव के पूरे 24 गांव के लोगों का सहयोग था, लेकिन फ्रंट लाइन में नहीं थे, क्योंकि हम तब तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ चुके, पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके थे। अच्छा, हम आउटपुट पे बात कर रहे थे, ठीक हाँ, है। तो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में आज तो 20 लाख से भी ज्यादा का टर्नओवर होता है, आप पता कर सकते हैं। 4 दिन में? 4 दिन में 20 लाख आना और जाना, लोग इतनी खरीदारी करते हैं। अच्छा। दुकानदारों से, ऐसा कोई दुकानदार नहीं होगा लाखा मंडल का जिसकी 25 से 30 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार भी। बहुत सुंदर। लोग वहां पर ठंडा भराते हैं, लोग मतलब बहुत सामान भर देते हैं। क्या बात। अब चाउमीन वगैरह का, मोमो वगैरह का, जलेबी बनाने का, घर की मिठाई बनाने का। अब तो कपड़े, खिलौने, बड़े बड़ी दुकानें लगती है, तो बाहर के लोग तो 200-300 की दुकानें, बाहर की फेरी वाले तो लगते ही लगते हैं। लेकिन लाखा मंडल का मूल वासिंदा, यानी आप पूछ सकते हैं कि प्रत्येक दुकानदार उस कार्यक्रम के दौरान इंतजार करते हैं। इस बार नहीं हुआ तो मुझे बहुत फोन आ रहे हैं। अच्छा। इस बार लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हुआ, कराएंगे। अब जैसे बरसात होती है तो फिर सब लोग बैठेंगे। अच्छा। अपनी समिति के लोग बैठेंगे और अपने जो मेरे उस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक होते हैं, हाँ। वो सब सलाह मशवरा करके यदि बोलेंगे तो बरसात के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। उस पे देखा जाएगा, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, तो यदि ऐसी कोई सहमति बनती है तो अभी भी इसके बाद भी हो सकता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, सहकारिता का भाव, दिन में कार्यक्रम और रात को रामलीला। क्या बात तो है। वहीं से जो है, तो सारे दुकानदार मौज में रहते हैं फिर? बिल्कुल क्या मौज बात में, है, इसके बहुत लिए तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बधाई मौज आपको। में होते हैं। आप पता भी कर सकते हैं। अच्छा, जो आप स्टेज पे सबको बुलाया आपने, ए से लेकर जेड तक, बहुत छोटे आर्टिस्ट को भी आपने वहाँ मौका बिल्कुल। दिया। निगी मैं जी आप को भी। बताऊं, शेरा की एक बिटिया है, आज उनमें से कोई आपको दिखता है कि वो उसने वहाँ मैं कह ऐसा रहा कोई हूं, एग्जांपल है? WRA आज अपने आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसका है। हाँ। आज बाबूराम स्वागत फिल्म लावड़ी वाले, हाँ। वो अपने आप में संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है उनका। उस एक्टिविटी से निकला हुआ। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अपने अतर शाह कितना बड़ा नाम है, और हमारे अज्जू तोमर कितना बड़ा नाम है। आज हमारे जो जौनसार बौर के नंदलाल भारती जी हैं, हालांकि नंदलाल भारती जी अपने आप में चलती फिरती संस्कृति की प्रतिमूर्ति है, बिल्कुल संस्था अपने आप में संस्था है, लेकिन ये सब उस कार्यक्रम पे आया। और आज लाखा मंडल कार्यक्रम पूरे यमुना घाटी की देखा देखी में, आप लोगों ने भी, जो राजकुमार जो पूर्व विधायक और अभी वर्तमान सरकार में दायित्वधारी है, उन्होंने भी वहीं से प्रेरणा ली। वो भी कई बार उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मुलाना में फिर एक प्रोग्राम किया। और आज तो चक्राता क्षेत्र में बड़े बड़े आयोजन उसकी देखा देखी से। उस समय गजमाला नहीं होते थे। वो गजमाला का जो एक रूप था जिसको अजगर माला भी बोलते थे, वही हाईलाइट रखा। सच बताओ, अजगर माला नाम किसने रखा उसका? अब उस समय जानकारी होते नहीं थी, वो लोगों को लगा कि यार ये तो अजगर की तरह है, तो बोला अजगर माला। गजमाला को अजगर माला बोल दिया। तो सब लोग, आम भाषा का दोस्त होता है, आपको पता है, कोई गजमाला बोलता है तो कोई अजगर बोलता है। तो वो भी पूरी हाईलाइट हुई। फिर हम उसको, मंत्री जो आते थे उन मंत्रियों के गाड़ी में उसको डाल देते, तो देहरादून तक पूरी अखबार की सुर्खियां बनती थी वो कि अजगर माला जो है अजगर की तरह ही वो पड़ी रहती थी। गाड़ी उसके अंदर आ जाती थी। और मैंने जो लाखा मंडल कार्यक्रम किया उसको स्तरीय किया। हर वर्ष 2001 में जो कमियां थी, जो सीखा, 2002 में, 2003 में, 2004 में, धीरे धीरे उस कार्यक्रम इंटर कॉलेज जो लाखा मंडल है उसके ग्राउंड में ले गए। और आज आपको मैं बता सकता हूँ कि 5-7 लाख का तो स्टेज ही बनता है हमारा। तो अगले दौर में जब हम अगली बात आपसे करेंगे कि आपका, तो अभी तो हम संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक महोत्सव पे बात कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने वहाँ विकास से बहुत सारे काम भी किए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। लाखा मंडल क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए जिसको सरकार की नज़र में कभी आए नहीं थे, आपने उसको सरकार से करवाया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलते चलते आप एक कोई किस्सा सुना दीजिए 25 साल का, ये सब करने से कोई ऐसा किस्सा है, इंसिडेंट है कि जिसको सुनकर के हमारे भी आंसू आ जाए, हम हंस हंस के या तो लोटपोट हो जाए।
मैं कोई किस्सा है, कोई तो घटना घटी होगी। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा विकास के विषय में, हालांकि बाद में बात करेंगे, मैं आज ये कह सकता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ आए, तो आज आपको मैं कह सकता हूँ लाखा मंडल के अंदर 2009 में अपना सब स्टेशन बना 33/11 KB। वो नहीं था, वो नहीं था। आज बोंदूर के वहाँ पर 15 परिवार, 15 परिवार वहाँ पर बोंदूर के रोजगार पा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ लगे हुए हैं लावड़ी, दत्रोटा, भटाड़, छुलटाड़, गोठाड़ क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। आपको मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाखा मंडल का जो मेन स्टेडियम है वो 2007 में प्रकाश पंत जी की देन है। बिल्कुल। भले प्रीतम सिंह जी ने उसकी घोषणा की। आपको मैं बताऊं कि 98 में जब मैं जौनसार बोर्ड छात्र संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष था, तब हम पर्वतीय विकास मंत्री महात्वर सिंह कंडारी जी को वहां ले गए थे और तब हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था। मुझे याद है, आपको याद है? तो उस समय पिच अपने नारायण सिंह राणा जी, जसपाल राणा जी, अंतर्राष्ट्रीय शूटर ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शूटर जसपाल राणा, जिन्होंने भी मन्नू भाकर को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है। जसपाल राणा की यहाँ बहुत बड़ी संस्थान है शूटिंग के क्षेत्र में। उन्होंने अपनी MLC निधि से उस ग्राउंड के लिए उस समय 50,000 रुपए दिए थे। तब हमने पिच बनवाई थी, वो थोड़ा ग्राउंड उबड़ खाबड़ था, उसको प्लेन किया। तो विकास के क्षेत्र में पर्वतीय विकास मंत्री से हमने उस स्टेडियम की घोषणा करवाई थी, लेकिन बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, प्रीतम सिंह जो है वहाँ पर मंत्री थे, तो उन्होंने भी उसके लिए प्रयास किया, लेकिन वो सिर्फ कोरी घोषणा रही। लेकिन जब वहाँ पर प्रकाश पंत जी लाखा मंडल आए तो उस मिनी स्टेडियम के लिए उन्होंने पैसा भी सैंक्शन कराया और उसकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति भी कराई। गेस्ट हाउस लाखा मंडल में प्रकाश पंत जी की देन है और आज वहाँ पे बहुत सुंदर गुफा के नीचे गेस्ट हाउस है, आप जा भी सकते हैं। लाखा मंडल को पर्यटन क्षेत्र घोषित हुआ, वो भी इस कार्यक्रम के देन है। लाखा मंडल में अभी इतनी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग बन गई, यानी कि 3,43,00,000 से। क्या बात है। तो जब ये सब लोगों का आना जाना हुआ, फिर वहाँ क्षेत्र के लोगों ने मांग रखी। आज तो हमारा क्षेत्र बागवानी के क्षेत्र में, फल पट्टी के क्षेत्र में बहुत विकसित हो रहा है। वहाँ अधिकारियों का जब आना जाना होता है तो कोई बागवानी के क्षेत्र की सलाह लेते हैं अधिकारियों से, क्योंकि हम उस कार्यक्रम के दौरान बहुउद्देश्य शिविर का भी आयोजन करते थे और बहुउद्देश्य शिविर में 25-30 विभाग के लोग आते थे और हेल्थ कैंप भी लगाते थे। ओहो, तो यानी कार्यक्रम मतलब सिर्फ नाच गाने तक बहुउद्देशीय है। हाँ, वो बहुउद्देशीय नाच गाने तक नहीं, वहाँ आपको बताऊं राजनीतिक हस्ती भी होती थी। हिमाचल का सिंगर भी है तो कुमाऊं का भी है, कुमाऊं का सिंगर है तो जौनसार का भी है, रवाई का भी है, डॉक्टर विलास और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल का भी वहाँ पे कैंप है। तो जॉली ग्रांट, हिमालयन जॉली ग्रांट, दसवाना जी के हॉस्पिटल का भी वहाँ कैंप है। क्या बात है। तो वहाँ पर ये कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ कि विकास को समर्पित रहा और ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो मेरे एक अनुभव हैं इन 25 साल के, इनमें हंसी की बातों में नहीं, मतलब कोई ऐसी घटना कभी कुछ ऐसी घटना घटती है जो हमेशा याद रहती है, ऐसी कोई घटना है? ये घटना अच्छी बुरी जो भी है? नहीं, अच्छी घटनाएं हैं। देखो, क्योंकि जब एक सफल कार्यक्रम होता था तो घटनाएं सारी अच्छी है। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी धन्यवाद मैं भोलेनाथ जी के मानूंगा कि इतने बड़े लोग वहाँ पे आते हैं। आपने भी देखा है हजारों की संख्या में। सबसे बड़ी शक्ति ये है, किसी के कांटा तक नहीं चुभा। आज 200 आदमी इकट्ठे कर लो, झगड़ा हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ होता ही होता है, या कोई छेड़छाड़ हो जाए। लेकिन मजाल है, भोलेनाथ शिव शंकर मेरा आराध्य आध्यात्मिक शिव नगरी लाखा मंडल में पिछले 19-20 सालों से जो आयोजन हो रहा है उसमें एक बार धौरा की एक सुशीला दीदी है। वहाँ क्या है, जब अपने वो आए प्रीतम बर्तवान, अच्छा, जागर गाते ही है, अच्छा गाते तो वहां पर क्या हुआ कि सब नाचने लग गए। नाचने लग गए तो माताएं वगैरह, पंडों, तो हमारी देवता झूलने लग गया, पांडवों की धरती है, देवता झूलने लगे तो सोना गिर गया उनका वहाँ, सुशीला दीदी दोहरा वाले का। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी भीड़ में, 50,000 से ज्यादा रहती है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा। तो उस भीड़ में एक सोना खो गया एक बहन का।
और आपको मैं बता रहा हूँ ईमानदारी या उस प्रभु की शक्ति देखिए कि वो स्टेज पे जब उसने मुझे बोला कि सोना गिर गया मेरा, हाँ। मैंने कहा कि यदि किसी भाई बहन को कोई यहाँ सोना मिला है हाँ। तो वो कृपया करके स्टेज पे दे दें। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक गरीब व्यक्ति मोठी का, हाँ। जिसको कि पैसों की बहुत जरूरत है, हाँ। वो व्यक्ति स्टेज पे आया और दे दिया। और उसका मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ। वो आया, हाँ। ईमानदार है वो। देखिए अभी छोटा गांव है मोठी, हाँ। तो वहाँ का वो ईमानदार है और छुट्टी हमारा कार्यकर्ता हो। हाँ। उसने बोला भाई साहब मुझे मिला और ये है, आप ले लीजिए। लो। तो ये अपने आप में मिरेकल है। मतलब कुल मिला के क्या वहाँ बात पर है। जो याद, मतलब यानी कि मैं कहूँ हंसने वाली या ये किस्सा है। कष्टदायी जो किस्सा है, ये तो बहुत होते होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि सत्यता पहाड़ों में आज भी सत्यता और शक्ति और ईमानदारी आज भी बची हुई। वो सुशीला दीदी पे देवता झूला। सुशील दीदी देवता झूला, तो जब देवता झूलता तो सोना कपड़े सा- कुपड़े सब बाल बूल क्रीम पाउडर मेकअप वगैरह वो सब बराबर हो जाता है। वो जेब में होता है वो भी गिर जाता है। तो आप ये देखिए कि वहां पर गिरा उतनी बड़ी भीड़ में। सोना, चाबी वगैरह तो मिस होती, मिल जाती, गाड़ी की चाबियां कौन ले जाएगा गाड़ी, लेकिन सोना कितना कीमती है। आप देखिए ना लाखा मंडल में कितनी बड़ी शक्ति है। और आज भी हमारे पहाड़ों में मैं कहूंगा कि ये आपका मैनेजमेंट है। नहीं, मेरा कोई मैनेजमेंट है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ। नहीं, मैनेजमेंट तो देखिए भाई साहब, आप घर पे एक छोटा सा आयोजन भी करता है, हाँ। तो आपकी मौलिक ड्यूटी बनती है कि भाई आप उसको मैनेज करें। मैनेज तो व्यवस्था तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ। आपके भरोसे मेरे कपनोलधारी से एक गाड़ी मेरे कहने से आ रही है, मेरे विश्वास पे कि गीताराम का कार्यक्रम है, हाँ। और उसको कांटा चुभ जाए तो मेरे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल। वो मेरे विश्वास पे आते तो मैनेजमेंट तो मुझे करना होगा, भोजन की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, पानी पिलाने की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन आप शक्ति देखिए कि सच्चाई देखिए हमारे पहाड़ी लोगों पे। दे दिया। फिर आपने नौगांव, बड़कोट, रवाई, जौनपुर, नैनबाग, लाखा मंडल, चक्राता, क्वासी, यहाँ से लोग आते हैं, मोरी, हाँ। धारी कपनोल, हाँ। डामठा, हाँ। तो यहाँ के लोग सब आते हैं वहाँ। तो आप बताइए ना, इतनी बड़ी भीड़ और ईमानदारी हमारे लोगों में उठाया और आपको दे दिया। मंच पे दे दिया, और फिर हमने सुशीला दीदी को, तो वो हंसने लग गई वहाँ पे। क्या बात तो है। ये अपने आप ताली में- होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथी गीताराम गौड़ जी, और आपने सुना होगा, हमने उनसे गाना नहीं सुना आज, और जब दोबारा बुलाएंगे उनसे गाना जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम दोनों कभी कभी साथ भी गाते हैं, तो साथ ही गाएंगे। नहीं और अगली नहीं, कड़ी में अगर आपने गाना है तो हम गा दें, मोड़े रे मोड़ाइया गा नहीं, वो सकते हैं। गाएंगे दूसरे दिन हाँ, गाएंगे। ठीक है, बस कोई आज दिक्कत की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।